हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और आप जो है हमारी ऐप जो है वेदाश्री लर्निंग ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पे जो है आप जा सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं मई में, तो उसमें जो है आप सैनिक स्कूल के भी हैं आपके, और उसके बाद आपका उत्तराखंड का भी है, UKSSC, आप जो चाहे मर्जी उस पर जो है कोर्सेज़ अवेल कर सकते हैं। परचेस कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो आज मैं आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट बताने जा रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बनते बनते हैं, तो इस एक्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। पहला एक्ट जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा आपका चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट ये मैंने लिखे नहीं है, चार्टर एक्ट सिर्फ एक बार लिखा है, बाकी ये 4 चार्टर एक्ट हैं। तो आप ये चार्टर एक्ट है तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा। चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853 और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ गया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ किसमें, 1857 के रिवॉल्ट में। उसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप जाके देखिएगा, उसमें है। तो फिलहाल जो है हम आज ये जो है 6 एक्ट पूरा करते हैं। तो इसमें जो है आप देखिए बेसिकली ये एक्ट आए क्यों थे। ये सारे के सारे एक्ट जो है आप अगले 15-20 मिनट में देखेंगे कि ये सब के सब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करना चाहती थी। अब तक वो आज़ादी से काम कर रहे थे, अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी थी। तो ये एक्ट का नाम देखिए, जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की तैयारी थी, उसकी आज़ादी पे लगाम लगाने की तैयारी थी। तो धीरे धीरे ये इन पे लगाम कसते हैं। तो आप देखिए जो पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या होता था कि गवर्नर बनते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। उस समय मुंबई, अब मुंबई उस समय बॉम्बे था, तो मैं पुराना नाम ले रहा हूँ, आप नया नाम ले सकते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। तो ये तीनों जो जगह थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ के गवर्नर होते थे। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, गवर्नर जो बन जाता है वो गवर्नर जनरल बन जाता है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और गवर्नर जनरल जो बनता था बंदा एक, उसको कंपनी अपॉइंट करती थी, या कंपनी नॉमिनेट करती थी, या कंपनी इलेक्ट करती थी, कुछ भी समझ लीजिए। कंपनी ने अपॉइंट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद काउंसिल ऑफ मेंबर होते थे उसके 4। तो ये 4 काउंसिल ऑफ मेंबर कौन अपॉइंट करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 काउंसिल ऑफ मेंबर को अपॉइंट करती थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कंपनी अपॉइंट करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब देखिए शिकंजा इस पे कैसे कसते हैं। जो भी आपका डिसीजन होता था वो मेजोरिटी डिसीजन होता था, यानी कि 4 काउंसिल ऑफ मेंबर और 1 गवर्नर जनरल, यानी कि 5 बंदे। मेजोरिटी आएगी कितनी, 3, 5 में से 3 एग्री होंगे तभी डिसीजन होगा। तो जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय पे, वारन हेस्टिंग, उनको बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको चाहिए थी मेजोरिटी, यानी कि उनको कोई भी काम करना है तो भैया 3 आदमी एग्री होना चाहिए, 1 मैं और 2 काउंसिल के। तो यहाँ से शिकंजा कसना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट बोले चाहिए डायरेक्टली टू द क्राउन, क्राउन जो है क्वीन, उसने जो है शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बेसिकली क्वीन के अंडर में आए ना, क्वीन, क्योंकि इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो साइन होती है अंडर द प्रेसिडेंट, यानी कि जितनी भी चीज़ें साइन होती है, भले गवर्नमेंट कुछ भी करे लेकिन जो साइन होता है तो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी होते हैं फाइनली प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से वहाँ पे डायरेक्टली हम क्राउन के अंडर में आ गए, यानी कि रानी के अंदर में। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, वारन हेस्टिंग जो बने थे आपके पहले, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी कि 4 काउंसिल ऑफ मेंबर जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है अपॉइंट करे गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी में, बता चुका हूँ। तो जो पार्लियामेंट ने अपॉइंट करा ऑफिसर, तो भैया वो पार्लियामेंट के लिए काम करेंगे ना, क्वीन के लिए, वो गवर्नर जनरल के हिसाब से तो चलेंगे नहीं। तो उसमें बहुत दिक्कत आई। और उसमें दिक्कत क्या आती थी कि ज़्यादातर जो 4 काउंसिल ऑफ मेंबर थे उनमें से 3 हमेशा अगेंस्ट रहता था वारन हेस्टिंग के। क्यों? क्योंकि भैया उनका स्वागत जो है वारन हेस्टिंग ने अच्छे से नहीं करा था। और स्वागत भैया आप अच्छे से करोगे कैसे, जब आपको पता है कि आपकी पावर छिनने वाली है, तो थोड़ी तो जलन होती है। तो शायद आओ भगत में कमी रह गई, तो वो उनको लग गई। 3 हमेशा जो है अगेंस्ट में रहते थे। उसके बाद जो आप थोड़ा सा पहला जो बनी थी काउंसिलिंग, जिसमें 4 मेंबर थे, थोड़ा सा और डेप्थ में आपको बता देता हूँ, शायद क्वेश्चन फंस जाए।
तो जो 4 मेंबर बने थे उनके नाम आप देखिए, फिलिप फ्रांसिस्क, जॉर्ज मॉनसन, जॉन कैलवरी और रिचर्ड। आप फर्स्ट नाम याद रखिए, फिलिप, जॉर्ज, जॉन और रिचर्ड। फिलिप, जॉर्ज, जॉन और रिचर्ड, ये नाम आप याद रखिए कि पहले थे, जो पहले 4 बने थे। उसके बाद क्या होता था, इसी के अंदर आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली से इसको बिल्कुल मत कंफ्यूज करिएगा। 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे इम्पे। इम्पे उनका सरनेम है, लास्ट नेम इम्पे। मैं पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, आप याद रखिए, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको एक टिक मारना है। इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने थे, इम्पे। अब भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो था, बेसिकली होता क्या था, ये अंग्रेजों के ट्रायल के लिए बना था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज हिंदुस्तान में आते थे तो हमारा हिंदुस्तान का रूल अलग था, उनका रूल अलग था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो ट्रायल हो, जो भी हमारे ऊपर ट्रायल चले, वो इंडियन लॉ के हिसाब से चले उस टाइम के। तो जो ब्रिटिशर थे वो उन्होंने जो अपने लॉ बना रखे थे, तो उनके लॉ के हिसाब से उनके ऊपर प्रोसीडिंग चलती थी इस कोर्ट के अंदर फॉर द यूरोपियन, यानी कि यूरोपियन के प्रोसीडिंग के लिए स्पेशल जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो ये बेसिक 2 चीज़ें थी आपका रेगुलेटिंग एक्ट में। सिकंजा कस गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास 4 मेंबर दे दी के चारों तरफ से रस्सी खींच दी। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें आपका क्या होता है कि भाई प्रॉब्लम बहुत आ रही थी गवर्नर जनरल बंगाल के डिसीजन लेने में। 4 काउंसिल ऑफ मेंबर, 3 साथ दे ही नहीं रहे थे, तो वारन हेस्टिंग को बहुत दिक्कत आई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आपका क्या होता है कि वो जो 4 मेंबर थे, उन 4 मेंबर में से एक को कम कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 3 मेंबर। अब आप देखिए, जब टोटल 3 और 1 4, पहले 4 थे, उनमें से एक कम कर दिया 3, और गवर्नर जनरल को मिला के पिट्स इंडिया एक्ट में कितने हो गए 4, और पहले में कितने थे गवर्नर जनरल को मिला के 5। तो 5 में अगर आपको खेलना है तो मेजोरिटी चाहिए 3 की, तो 5 में 3 लेना आसान है, और यहाँ पे 1 कम हो गया, तो 4 में मेजोरिटी कितनी आएगी 3। पर आपको लगेगा यार 4 में 3 लेना तो बड़ा मुश्किल है, पर ये चीज़ आसान थी। कैसे थी? उसमें क्लॉज था, वो क्लॉज हम देखते हैं। यानी कि अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो 3 बंदे चाहिए 4 में, पर इसमें एक चांस ये था कि 2:2 का रेशियो बन जाए, यानी कि एक मेंबर जो है गवर्नर जनरल के साथ चला जाए, 2 अलग हो गया, 2:2 का रेशियो बन गया। तो इसमें वीटो पावर थी, प्रीसीडिंग पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कि वो इसको ओवरराइड कर सकता था, अपना डिसीजन दे सकता था। तो यहाँ उसको फायदा हो गया। वहाँ पे उसको 2 बंदे लेने थे मेजोरिटी के लिए 3:5, यहाँ पे सिर्फ 1 बंदा लेना था 2:2 का रेशियो बनाने के लिए, और उसके बाद फाइनल डिसीजन अपना वीटो अपना प्रोसीडिंग करके अपने जो है बात वो मनवा लेता था। तो 2:2 का 2 रेशियो मिल जाए, और उसके बाद आपका उसने जो है खुद का वीटो कर लिया, अपनी बात रख दी। उसके बाद आप आइए, इसमें और क्या बनता है पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। इसमें आपका बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है। ये बनता है आपका कहाँ? क्वीन, इंग्लैंड के अंदर, और इसके अंदर होते हैं 6 मेंबर। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनता है ब्रिटेन के अंदर, यानी कि ब्रिटेन से, और इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। ये 6 मेंबर मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के अंदर है उसको कंट्रोल करेंगे ब्रिटेन से, और ये डायरेक्टली जो है आपका वही क्वीन के अंडर में सब कुछ आता है, क्वीन के अंडर में। और एक पावर इसके अंदर और थी पिट्स इंडिया के अंदर, वो थी रिकॉल, यानी कि वो अपने किसी भी 6 मेंबर जो हैं आपके, उनको रिकॉल कर सकती थी कि भाई आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, आप ये जो भी दिक्कतें उनको रिकॉल करके शिकायत करना या कुछ भी कहना वो कर सकते थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो कौन अपॉइंट करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी रिकॉल कर सकते थे। अपने मेंबर को तो कर ही सकते थे, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है कि आप गवर्नर जनरल को भी रिकॉल कर सकते हो, जिसको कंपनी अपॉइंट करती थी, उसको भी आप रिकॉल कर सकते हो। तो ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। अब आगे चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें बेसिकली क्या था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे 20 साल का जो है आपको लाइसेंस दे दिया भाई, कि आप 20 साल के लिए लाइसेंस है आपके पास, और आप अपना काम करिए, आपकी अपनी मोनोपोली रहेगी, आप अपना दबा के व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नर जनरल को जो है यहाँ पे थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी, थोड़ी सी पावर प्रीसीडिंग पावर दे दी
कि कोई भी डिसीजन जो है इमरजेंसी में लेना पड़ जाए तो गवर्नर जनरल उसको ओवरराइड कर सकता है। और उसके बाद आप देखिए जो मैंने आपका पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था, क्या बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कहाँ पे, इंग्लैंड में, क्राउन के अंदर में। उसका तनख्वाह कौन देता था, उसका तनख्वाह ब्रिटेन की गवर्नमेंट देती थी। पर चार्टर एक्ट 1793 के तौर पे क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जरूर गया था, किसके लिए, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये कह रहे थे कि भाई ये बनाया जरूर हमने है, लेकिन रेगुलेट तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर रहा है, तो तनख्वाह हम क्यों दें, तनख्वाह आप दो। तो चार्टर एक्ट 1793 में सैलरी जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर थे क्वीन के अंडर में, उनकी सैलरी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का आदेश दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, 1813 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। इसमें आप क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया 1793 में मोनोपोली थी, एकाधिकार, दबा के जो है अपना व्यापार करो, कोई कंपनी हम नहीं भेजेंगे। 1813 में क्या होता है, मोनोपोली पे चल जाती है कैंची, आपकी मोनोपोली खत्म। उसका रीज़न था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे पहले से, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ बढ़ने लग गई थी। तो इंडस्ट्रीज जब बढ़ती है तो उनकी एक लॉबी बनती है। तो जो लॉबी बनी थी उसने वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई अब उनका एकाधिकार ख़त्म करो, हमें भी जाके व्यापार करना है, बाकी कंपनियाँ क्या तेल थोड़ी ना बेचेंगी, उनको भी तो काम करना है। तो वो भाई उनके ऊपर एकाधिकार जो है ख़त्म हुआ, और कंपनियों के दबाव के कारण चार्टर एक्ट 1813 का आया, और इसमें मोनोपोली ख़त्म। पर 2 जगह उनको फिर भी मोनोपोली बची थी। कहाँ पे, एक तो चाय पत्ती जो होती है उसका एक अधिकार उनके पास था, और चाइना के साथ जो भी उनका व्यापार होता था वहाँ पे एक अधिकार था। सारे एक अधिकार ख़त्म 2 जगह, एक तो चाय, टी, और दूसरा चाइना के साथ व्यापार। 2 जगह सिर्फ एक अधिकार था, बाकी जगह ख़त्म कर दिया गया था। और इसमें जो है आपका दूसरा जो है आपका क्या हुआ था इसमें कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स की पैठ बन चुकी थी, जहाँ पे उनका अपना इलाका कंट्रोल में था, पॉलिटिकल कंट्रोल में था, तो वहाँ पे उनको चार्टर में कहा गया था कि आप 1 लाख रुपए वहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी एजुकेशन में आप खर्च करिए, 1 लाख रुपए। ठीक है, और बेसिकली 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें हुआ क्या था, आप देखिए 1813 में चार्टर एक्ट आया। इसके बाद आप मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। 1813 से लेकर 1823 तक होता क्या है कि उनको पता लग जाता है कि हमारी मोनोपोली अब ख़त्म होने वाली है, तो वो और कंपनियाँ आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उनको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। तो वो सोचे थे कि हम और लड़ाइयाँ लड़ें। एंग्लो मराठा वार, तीसरा मराठाओं की जिसमें बुरी गत हुई थी, उसमें जो है उन्होंने एरिया कैप्चर करना शुरू करे, ऑल पॉलिटिकल एरिया, कि हमें जो है एरिया ज़्यादा मिले ताकि हम व्यापार अपना बढ़ाएं और हमारा कंपटीशन में उतनी गर्दन ना फंसे। तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद बहुत सारा माल जो है मशीनों से ला के डंप करा गया। तो इंडिया के जो हैंडलूम था, जो हाथ से काम होता था, मशीन उतना साफ नहीं होता था लेकिन मशीन से काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो प्राइस जो है, एक मशीन 1 घंटे में बहुत माल बना देती, आदमी उतना नहीं बना पाएगा, तो प्राइस उसका ज़्यादा था। तो इंडिया में जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडिया के अंदर जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो बर्बाद होना शुरू हुई। तो अगर चार्टर 1813 का अगर आप पूछोगे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जो इंडिया में लोग थे, छोटे कॉटेज इंडस्ट्री, जो अपना चरखा हाथ से जो बनता था, जो गांधी जी ने कहा था, वो बहुत हद तक इन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया पहले से। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि इसमें आपका बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं एरिया कैप्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल कैप्चर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कॉटन का एरिया आपका डेक्कन का एरिया है, तो उन्होंने अपना डेक्कन का एरिया में जो है अपना रिवर सॉइल, ब्लैक सॉइल पे जो है आपका कॉटन उगता है, तो उससे कपड़ा बनता है। तो कपड़ा उनको भैया चाहिए तो उनको कहाँ से मिलेगा, तो अफ्रीका से कॉटन लाओ, या अमेरिका से कॉटन लो, या इंडिया से लो। अमेरिका उस समय आज़ाद हो चुका था, अफ्रीका और आपका इजिप्ट का जो इलाका है बहुत दूर है, तो शिप भेजो लाओ, उसमें टैक्स लगेगा। उसके बाद उन्होंने जो है डेक्कन का एरिया कब्जा करना शुरू करा और वहाँ पे कॉटन उगाया और खुद लेना शुरू करा ताकि उनका खर्चा बचे। तो 1813 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। खुद क्या तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया मशीनों का, लेकिन हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। उसके बाद आप देखिए चार्टर एक्ट आता है 1813 का। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें आपका क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था आपका विलियम बेंडिक,
वो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पोस्ट बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। और इसके बाद आप देखिए इसमें भी वही था आपका जो 4 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्लस 4 मेंबर, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 1 मेंबर और बढ़ गया। तो इसमें जो 1 मेंबर बढ़ा था वो आपका कौन था, लॉ मेंबर, यानी कि लीगल एडवाइस देगा गवर्नर जनरल को। और वो कौन था पहला लॉ मेंबर, मैकुले इज़ द लॉ मेंबर। ये सारे पॉइंट आप लिखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो पॉज कीजिए। तो पहला जो आपका लॉ मेंबर था वो था मैकुले, यहाँ पे 1 मेंबर बढ़ा दिया। उसके बाद आप चाय और चाइना के जो ट्रेड था उस पे जो मोनोपोली मिली थी 20 साल की, 1833 में वो मोनोपोली भी ख़त्म, वो मोनोपोली जो है ख़त्म हो गई। उसके बाद आपका क्या होता है कि इसमें एक और चीज़ आती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिविल सर्विसेज में, यानी कि सिविल सर्विसेज जो आया था, अंग्रेज लाए थे 1793 में, उसको 1833 में जो है उसमें ये डाल दिया गया कि काले घोरे अंग्रेज हिंदुस्तानी इनमें भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो कर्नवालिस ने जो है यहाँ पे 4 दीवानी कोड बनाए थे, कहाँ कहाँ पे बनाए थे, ढाका, पटना, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, उनको ख़त्म करके वहाँ हाई कोर्ट बना दिए गए। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट था 1833 का। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है आखिरी 1853, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बंटाधार। और कैसे होता है वो देखिए, 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या होता है आपका लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, और 6 और मेंबर जोड़े जाते हैं किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जो ये 6 और मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़े गए, तो इसको क्या बताया गया, लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, तो यानी कि इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया, क्योंकि इनकी मेन पार्लियामेंट तो ब्रिटेन में थी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि लेजिस्लेचर को पहली बार अपनी ताकत का अनुभव हुआ कि हाँ हम भी कुछ हैं। उसके बाद ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो है, वहाँ तो डिस्क्रिमिनेशन 1833 में जो है आपका डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया। यहाँ पे ओपन एग्ज़ाम कर दिया गया फॉर इंडियंस, फॉर यूरोपियंस, सब के लिए ओपन एग्ज़ाम कर दिया गया 1853 के चार्टर में। उसके बाद आपका क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी पोजीशन लेगी इंडिया में, वो सब कुछ क्राउन के अंडर में लेगी, अपने नाम से नहीं, क्राउन के नाम से। तो कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी का काम एक ट्रस्टी का हो गया था, यानी कि उसकी खुद की पावर ख़त्म, वो जो भी काम करेगी क्राउन के नाम से करेगी, और खुद एक सिंपल ट्रस्टी, मतलब ये सामान मुझे मिल गया है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ इसकी सिर्फ एक देखभाल कर रहा हूँ, केयर टेकर, लेकिन सारी की सारी रस्सी टाइट इंग्लैंड से होगी क्राउन के नाम से। उसके बाद आप देखिए क्या होता था यहाँ पे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके अंडर इंडियंस को भी जो है आपको मौका मिलने लग गया। उसके बाद आप इसमें जो है धीरे धीरे जो आपके मैंने 6 मेंबर बताए थे, उसमें से 4 जो मेंबर थे वो एक मद्रास से आता था, उसके बाद एक बंगाल, उसके बाद आपका एक आगरा, ऐसी अलग अलग प्रेसिडेंसी से जो है, बॉम्बे से, तो अलग अलग प्रेसिडेंट से जो है यहाँ पे मेंबर को लिया जाता था। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई, जो चार्टर एक्ट आपके ये थे 1793, इसको बढ़ाया गया 20 साल के लिए, 1813 को बढ़ाया गया 20 साल के लिए 33, फिर 33 को बढ़ाया गया 1853 20 साल के लिए। तो यहाँ पे ये बढ़ाते चले गए, लेकिन 1853 में क्या करा इन्होंने, चार्टर एक्ट का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कि हम कब बढ़ाएंगे। अगर 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तो इसमें जो है अब 20 साल और जोड़ लीजिए, 1873 में ये अपने आप खुद ही ख़त्म हो जाता। पर जब इनको मौका इतना बड़ा मिल गया 1857 का, तो इन्होंने इसको जो है आपका 5-7 साल में ही ख़त्म करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ले आए हैं, और उसको मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या था, उसको आप देखिएगा। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या था आपका कि गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ 4 मेंबर थे, ठीक है। काउंसिल को कौन अपॉइंट करता था, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद आपका जो
गवर्नर जनरल बंगाल बना, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, उसको कौन अपॉइंट करता था? कंपनी अपॉइंट करती थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना पहला? वॉरेन हेस्टिंग बना। उसके बाद 4 काउंसिल ऑफ जो मेंबर थे उनका नाम आप याद रखिए, फिलिप्स, जॉर्ज, जॉन और रिचर्ड। फिलिप्स, जॉर्ज, जॉन, रिचर्ड। उसके बाद आप देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बनता है 1774 में। कहाँ पे बनता है? कलकत्ता में। पहला चीफ जस्टिस कौन बनता है? इम्पे। और इसको आप दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बनता है यूरोपियंस के ट्रायल के लिए। किस लिए? क्योंकि इंडिया का लॉ जो अपने पुराने आ रहे थे और ब्रिटिशर्स के लॉ अलग थे, तो इंडिया के जो लॉ थे उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया स्पेशली फॉर यूरोपियंस ट्रायल। उसके बाद आइए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो काउंसिल ऑफ मेंबर जो थे 4, तो उसमें डिसीजन कैसे होता था? वोटिंग से। तो जो वहाँ पे डिसीजन होता था उसको डिसीजन लेने में दिक्कत आती थी, तो यहाँ पे जो है 4 काउंसिल ऑफ मेंबर को कम करके 3 कर दिया गया। और 3 के बाद क्या हुआ, अगर 2:2 का रेशियो आता था, ओवरराइडिंग पावर मिल गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। उसके बाद इसमें क्या बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। किसके लिए? जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बना? इंग्लैंड में बना। किसके अंडर में आता था? क्राउन के अंडर में। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसकी पेमेंट कहाँ से आती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट देती थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। इसके अंदर एक और क्लॉज डाला गया पिट्स के अंदर रिकॉल का। और रिकॉल ये किसको करते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उसको तो रिकॉल कर ही सकते थे, लेकिन कंपनी जिसको अपॉइंट करती थी गवर्नर जनरल, उसको भी रिकॉल कर सकते थे। उसके बाद आपका चार्टर एक्ट आता है 1793 का। इसके अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए ट्रेड के लिए दे दिया गया कि आप 20 साल तक व्यापार करो। मोनोपोली उनकी कायम रही। और उसके बाद इसमें जो है गवर्नर जनरल को जो है ओवरराइडिंग पावर दी गई काउंसिल के ऊपर। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ब्रिटेन के अंडर, उसकी तनख्वाह जो थी मेंबर्स की, उस समय पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कौन दे रहा था? ब्रिटिश दे रहे थे, पार्लियामेंट। अब उनकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उनको तनख्वाह कौन देगा? 1793 के अंदर कंपनी देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। उसके बाद आप आइए 1813 में क्या था? मोनोपोली ख़त्म हो गई। 1793 में उनको मोनोपोली दी गई, 1813 में मोनोपोली ख़त्म हो गई। और मोनोपोली ख़त्म होने के बाद उनको सिर्फ 2 जगह मोनोपोली मिली, एक तो चाय यानी कि टी के व्यापार पे, दूसरा चाइना के साथ जो व्यापार होता था उस पर मोनोपोली मिली। उसके बाद आप देखिए इसमें आगे क्या होता है कि जो जो एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर में थे वहाँ पे उनको क्या करना था? 1 लाख रुपए खर्च करने थे एजुकेशन के ऊपर। और इस पूरे के पूरे 1813 के चार्टर का सबसे बड़ा घाटा क्या था? इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हैंडलूम इंडस्ट्री बेकार हो गई इसके अंदर। उसके बाद आप आगे आइए 1833 का जो चार्टर था उसके अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंडिक। और वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो 3 मेंबर थे उसको बढ़ा के जो काउंसिल के थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर। जो चौथा मेंबर इसमें ऐड हुआ वो कौन था? लॉ मिनिस्टर, यानी कि लीगल चीज़ों पे जो है आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या करेगा? एडवाइस या अपनी सलाह देगा। और कौन था वो पहला लॉ मेंबर? मैकुले था। उसके बाद जो इसमें 1813 में जो इनको चाय और चाइना पे जो उनको ट्रेड में मोनोपोली मिली थी वो 1833 में ख़त्म हो गई। और उसके बाद इसमें एक और क्लॉज जोड़ा गया क्या? कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिविल सर्विसेज में। और जो कॉर्नवालिस ने 4 दीवानी कोड बनाई थी ढाका में, पटना में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, उसको ख़त्म करके हाई कोर्ट बना दिया गया। उसके बाद लास्ट जो आपका आता है 1853 में, इसमें क्या करा गया? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया गया। 6 मेंबर और जोड़े गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसको एक मिनी पार्लियामेंट बोला गया। और पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसको अपनी ताकत समझ में आई। और उसके बाद क्या किया गया? सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया था पहले और अब इसको ओपन कर दिया गया। और ओपन करने के बाद इसमें क्या किया गया आपका कि ये सारा जो मेंबर बने थे 6 मेंबर, इसमें से 2 तो अलग थे, लेकिन जो 4 मेंबर बने थे वो प्रेसिडेंसी से उठाई थी इन्होंने। मद्रास, बॉम्बे, आगरा, बंगाल, यहाँ से उठाया गया। और इसमें काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को भी डाला गया। और इसमें सबसे बड़ा एक्ट था कि हर 20-20 साल में चार्टर को बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पे 20 साल का क्लॉज नहीं डाला गया, नो टाइम फ्रेम डाला गया। कहने का मतलब ये कंपनी जो है अपने आप ख़त्म हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पे 1857 का इनको बहाना मिला और ये कंपनी जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। और इसमें एक चीज़ और था, इसमें कंपनी को कंपनी ना बना के ट्रस्टी बना दिया गया। जो भी पैसा कमाएगा वो सारे का सारा ब्रिटेन जाएगा,
यानी कि कंपनी जो है वो क्राउन के अंडर में काम करेगी, यू आर जस्ट अ केयर टेकर। और उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद सब कुछ क्राउन के अंडर में चला गया। और इसको आप जो है रिवाइज मैंने करा दिया, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए और उसके बाद आप अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।